हेलो, हाय, हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। मेरा नाम है प्रशांत गुप्ता और हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्यों पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स? क्योंकि हमारा एग्जाम आ रहा है ना भाई। कौन सा? गेट 2021। आपका जो गेट 2021 का एग्जाम आ रहा है, उस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली गेट के लिए हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये हमारा 4th लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने करा किस पर? क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर। दूसरा लेक्चर किस पर करा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर। बहुत डिटेल में क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हमने समझा, क्योंकि वो बेसिक चीज है। उसको वहां गलतियां करते हैं लोग, उनको समझ नहीं आता यूनिट डायरेक्शंस कौन सी है। तो अपन ने वो बहुत अच्छे से पढ़ा, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हमने कल क्या पढ़ा? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिलर इंडाइसेस। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं दी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। क्या? रेसिप्रोकल लैटिस और एक्सरे डिफ्रैक्शन। ओके, गुड इवनिंग हिमैन, गुड इवनिंग साकिब, गुड इवनिंग अंशुल, गुड इवनिंग मनीष। ओके, तो मेरा नाम है प्रशांत गुप्ता। मैं आपको पिछले 4 दिन से सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ा रहा हूं हमारे यूट्यूब लाइव चैनल पर। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर जाना है, आईएफएस फिजिक्स टाइप करना है और आपको ये सीरीज पूरी की पूरी मिल जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हमने कर लिया? क्रिस्टल स्ट्रक्चर डन, मिलर इंडाइसेस डन। आज क्या डन होगा? सॉरी, रेसिप्रोकल लैटिस और एक्सरे डिफ्रैक्शन आज ही हम खत्म करेंगे। ठीक है, ओके वासु, चलो। इसके बाद और मेन टॉपिक्स कौन से हम पढ़ने वाले? ब्रिलियंट जोन, फर्मी एनर्जी। बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फर्मी एनर्जी का डेंसिटी पे क्या रिलेशन है, आपका फर्मी टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, 1D 2D 3D में कैसे वेरी करेगा। ऐसे चीजें डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला बता दूंगा, उसके बाद सब चुटकी बजा के हो जाएगा। लैटिस वाइब्रेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का ऑप्टिकल ब्रांच क्या है, कॉस्टिक ब्रांच क्या है, ऐसे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं ना। और सुपर कंडक्टिविटी के तो 3-4 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको पता हो, उसके बाद सारा कुछ यूं ही हो जाता है। ओके, हमारा CSR नेट फिजिकल साइंस, जो आपका नेट का पेपर होने वाला है जून में, उसके लिए एक रेगुलर बैच चालू हो रहा है। कब से? 4 जनवरी, न्यू ईयर के बाद 4 जनवरी से ये बैच चालू हुआ है। न्यू ईयर में मजे करिए और 4 जनवरी से अपनी पढ़ाई में लग जाइए। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ये हमारा नंबर है आईएफएस का, यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं वर्किंग आवर में 10 to 7, संडे छोड़ के। इसके अलावा अगर आपको संडे को भी बात करनी है तो ये है हमारी वेबसाइट। ओके, ये हमारी वेबसाइट है ifasonline.com। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सारे कोर्सेज के बारे में सब कुछ डिटेल्ड डिस्कशन मिल जाएगा। हेलो वासु, हेलो दिलेश्वरी, हेलो। चलो ठीक है, अंशुल भी आ गया है, वासु भी है, दिलेश्वरी भी, सब लोग आ चुके हैं। अपन आगे बढ़ते। एक हमारा IIT-JEM का क्रैश कोर्स चल रहा है। कब से चालू हुआ है? 18 दिसंबर से। मैं आपसे कल भी कह रहा था, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। अगर आपको जैम क्लिप देख रहे हो, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर ये सेम चीज जैम में भी काम आएगी ना, ये सेम चीज गेट में भी काम आनी है, क्या यही सेम चीज CSR नेट में काम आएगी? क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा वो क्वेश्चन है जो गेट ने पूछे हैं। अगर जो चीजें गेट पूछ रहा है वो नेट भी पूछ सकता है, वो जैम वाले भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ये टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो आप जैम के लिए देख रहे हो अगर, तो जैम का हमारा क्रैश कोर्स चालू हो चुका है 18 तारीख से। मैं फिर याद दिला रहा हूं, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। अभी भी इनरोल होना चाहते हो तो हो जाओ, आगे की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इनरोल होना कैसे है? IFAS का ऐप डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, IFAS का ऐप मिलेगा, डाउनलोड करो, अपने पसंद के कोर्स के लिए रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद आपके वहीं पर सारे आपके डेली लेक्चर्स, DPPs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर, आपके वीकली टेस्ट, टीचर से इंटरेक्शन, वो सब आपको वहीं मिल जाएगा। ओके, ऑल सेट। उसके अलावा एक आखिरी चीज, RPSC फिजिक्स का हमारा बैच चालू हो चुका है 21 तारीख से। ओके, तो अगर आप RPSC के लिए तैयार कर रहे हो तो प्लीज आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ज्वाइन करिए। यही हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है और वही हमारी वेबसाइट है। ये 2 चीजें, 2 अनमोल रतन। यहाँ पे अगर आपको जितने भी आपको क्वेरी रहेगी, आपको इस कोर्स से रिलेटेड है, गेट से रिलेटेड है, CSR नेट से रिलेटेड है, आपको जितनी भी क्वेरी रहेगी रिगार्डिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो आपको इन 2 नंबर्स पे आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। ऑल सेट। बाकी हमारा IIT-JEM का 2019 के पेपर का डिस्कशन चल रहा है। 2020 का पेपर हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो ओके दिलेश्वरी, इट्स ओके, आप अब 2022 में एस्पिरेंट हो, पहले से पढ़ लो, कोई दिक्कत तो होने नहीं वाली। आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे, आप चीजों को और ज्यादा डिटेल में पढ़ने का आपके पास अभी टाइम है।
क्योंकि लास्ट में जब आप क्रैश कोर्स करते हो आप करते हो पेपर ओरिएंटेड, लेकिन कुछ क्वेश्चन पेपर से हल्का सा अलग भी आ जाएगा, तो आप फिर रैंक होल्डर हो सकते हो। अगर आप अभी से तैयारी चालू कर रहे हो तो आप रैंक होल्डर हो सकते हो, 1 डिजिट 2 डिजिट, समझ रहे हो आप बात। तो आप अगर, इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर अर्ली। नुकसान क्या है उसमें। हेलो प्रियांशु, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैं जैसे कह रहा था कि 2020 का हम पेपर डिस्कस कर चुके हैं, 2019 का पेपर डिस्कशन चल रहा है। आज अमृता मैम ने पेपर डिस्कस करा था, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। विनोद सर ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट अपना डिस्कस करा था 2019 के पेपर का। ये लोग सिर्फ पेपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन अब 2021 में आ सकते हैं, ताकि जो होलसम इमेज है आपको वो मिल सके कि पेपर को क्रैक कैसे करना है। ठीक है क्या। हमारी पूरी फैकल्टी, साहिल सर, राहुल सर, अमृता मैम, पाडेकर सर और विनोद सर, हमारी पूरी की पूरी फैकल्टी ने ये पेपर डिस्कस करे हैं। ये सारे पेपर्स डिस्कशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, आपका जब मन करे आप देख सकते हैं। ओके, तो गेट पेपर का डिस्कशन करवा दीजिए। ओके मोनिका, अभी गेट के पेपर को थोड़ा सा टाइम है, अगर रहेगा तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम गेट के पेपर्स भी प्रीवियस ईयर डिस्कस करें। ओके, क्योंकि अभी तो हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर डिस्कशन हम थोड़ा बाद में करेंगे। ऑल गुड, चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा, कल हमने क्या पढ़ा जरा बताओ। कल हमने मिलर इंडिसेस पढ़ा था, बहुत इंटरेक्टिव सेशन था, मुझे बहुत मजा आया, बच्चों को भी बहुत मजा आया। तो आज भी हम इंटरेक्टिव ही रखेंगे, ठीक है क्या। कराएंगे कराएंगे मोनिका, हम पेपर डिस्कस कराएंगे। ओके, क्या करा हमने, मिलर इंडिसेस निकाले थे। ठीक है, मिलर इंडिसेस निकाले थे क्या, HKL वैल्यूज, है ना। सबसे पहले हमने निकाला मिलर इंडिसेस, फिर हमने बताया कि जिन मिलर इंडिसेस के सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ मिलर इंडिसेस, है ना। ये बताया था, ये क्या थे, मिलर इंडिसेस, ये है फैमिली ऑफ मिलर इंडिसेस। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं डायरेक्शनल इंडिसेस की बात करूं तो बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, है ना। डायरेक्शनल इंडिसेस की अगर आप बात करते हो तो आप बड़ा ब्रैकेट लगाते हो। तो यहाँ पे HKL वैल्यूज आ रही थी हमारे पास, और अगर आप इसकी फैमिली की बात करें तो हम इसको ऐसे लिख रहे थे। ठीक है, निकालने का तरीका बहुत इजी था, 4 पॉइंट्स करने थे। सबसे पहले क्या चाहिए था, इंटरसेप्ट, फिर इंटरसेप्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट डायरेक्शंस ऑफ योर लैटिस, उसके बाद रेसिप्रोकल, उसके बाद एक सिंपल फैक्टर आपको लेना है। तो बाद में जो हमको फाइनल रिजल्ट मिल रहा था वो कुछ ऐसा मिल रहा था कि हमको एक ऐसा रेशियो चाहिए। ये रेशियो अगर आपको मिल गया कि H रेशियो K रेशियो L इक्वल्स टू A बाई OA, A क्या है, X डायरेक्शन, अगर आप मान लो कोई भी A डायरेक्शन, OA क्या है, इंटरसेप्ट उस डायरेक्शन में। ओके नितेश, क्या कहना चाह रहे हो आप, मैं समझा नहीं। 29 Feb को ही लगेगी जैम, मैं समझा नहीं आपकी बात को। ओके, तो A बाई OA क्या है, A मतलब X डायरेक्शन का आपका यूनिट लेंथ क्या थी, OA उस पे आपका इंटरसेप्ट क्या था। सिमिलर गोज टू B डायरेक्शन, सिमिलर गोज टू C बेसिस। ठीक है, इतना हमने कर लिया था, तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि अपने को इतना तो पता चल गया था कि प्लेन कट करेगा तो उस प्लेन को बोलते क्या है, ये चीज हम जान चुके हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं उस प्लेन का, हेलो अंशु, हेलो, उस प्लेन का आपके ओरिजिन से डिस्टेंस क्या रहेगा। ठीक है, यहां देखो, ये क्या है, मेरे पास एक प्लेन है XYZ में, ये प्लेन कुछ ऐसे जा रहा है। इस प्लेन का इस ओरिजिन पॉइंट O से डिस्टेंस मैं कह रहा हूं स्मॉल d है, तो इस d की वैल्यू क्या रहेगी ये मुझको जानना है। पहली बात, ये जानना इतना जरूरी क्यों है, ब्रैग्स लॉ में काम आएगा, अभी आगे बताएंगे, रुको रुको सब पता चलेगा। ठीक है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस मुझको पता होना चाहिए था, है ना। पता रहेगा तो मेरी बहुत सारी दिक्कतें हैं वो कम हो जाएगी। ओके हंसराज, गुड गुड। तो आप पढ़ते रहिए साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछिए, हमको रीच आउट करिए। ओके, गुड टू नो हंसराज, गुड टू नो। ठीक है, कि आप अभी से चालू कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के लिए जितना टाइम आप लो उतना कम ही है। अगर आप बहुत ज्यादा तैयारी कर लोगे, आप हो सकता है आप टॉप भी कर जाओ, क्योंकि कंपटीशन जिसे कहते हैं ना वाइजेस्ट ऑफ वाइज, जो पूरे इंडिया का क्रीम रहता है आपका, आप उस क्रीम में लड़ रहे हैं, तो थोड़ा तो कंपटीशन टफ है ही, है ना। लेकिन अगर अपन पहले से तैयारी चालू कर लेंगे तो अपन क्रैक करेंगे और टॉप करेंगे। चलो अब आते हैं टॉपिक पे। ओके, ये डिस्टेंस d चाहिए मेरे को। मैंने क्या करा, मैंने अपने ओरिजिन से, मैंने लिया अपने ओरिजिन से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला d। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है क्या, जल्दी से सोचो। किसी भी दो पॉइंट उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता हमेशा। ये तो अपन ने 9वीं 10वीं में सीखा था, है ना, इतना तो अपने को पता है। तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर इधर देखो, ये साफ दिख रहा है क्या ये इमेज आपको, ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट ले रहा है OA का,
ठीक है, ये इंटरसेप्ट आपको दिखा एक्स एक्सिस पर, और एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है, ओ ए, और एंगल कितना है, अल्फा। सिमिलरली वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है, ओ बी, ये है ना बी, और ये रहा आपका ओ, ओ बी, और एंगल कितना है, बीटा। सिमिलरली ओ सी एंड गामा। तो ऐसा हमने 3 एंगल्स और 3 इंटरसेप्ट हमको मिल गए हैं। इतनी बात यहां तक सब सही है? हेलो श्रुति, सब ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, यहां क्या पढ़ रहे थे कि एच के एल, तो एच बेसिकली क्या हो जाएगा, ए बाय ओ ए। यहां तक सब ठीक है क्या? यहां से मैं एच इक्वल्स टू ए बाय ओ ए लिख दूं तो कुछ गलत लिख रहा हूं क्या? मैं कुछ गलत लिख रहा हूं क्या? क्या ये बात बिल्कुल सही है? यस और नो जल्दी बताओ। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि एच इक्वल्स टू ओ ए में लिख सकता हूं? कोई गलती वाली बात नहीं है इसमें। अगर मैं ऐसा लिख सकता था और मैंने लिखा, तो इस जरा यहां देखो, यहां क्या हो रहा है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो h इक्वल्स टू ए बाय ओ ए, तो ओ ए की वैल्यू क्या हो गई, a बाय एच। सिमिलरली ओबी की वैल्यू b बाय के, ओसी की वैल्यू c बाय एल। इतना समझ आ गया है ना? समझ आ गया क्या अपने को? जल्दी से बताओ जरा, यस यस करते रहो, रुकना नहीं चाहिए। कोई भी डाउट है पूछो, लेटेंसी में थोड़ा सा कम कर दूं क्या? लेटेंसी कम है, चलो ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो डिस्टेंस था d, ये जो d डिस्टेंस था, है ना, इस डिस्टेंस का अगर मैं कॉस कंपोनेंट लूं तो क्या वो यही इंटरसेप्ट रहेगा इस एंगल पर? हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास कोई ये मेरे पास कोई वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, मुझे चाहिए कि इस वेक्टर का इस पे इंटरसेप्ट क्या रहेगा। तो क्या करता हूं, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो इंटरसेप्ट रहता है। अगर ये एंगल मैं कह रहा हूं कि कितना है, अल्फा है, ये वैल्यू है ओ ए और ये वैल्यू है डी, तो क्या d इक्वल्स टू दिस थिंग cos OP इक्वल्स टू cos अल्फा, ये a बाय एच cos अल्फा हो जाएगा। a बाय एच क्या है, OA, है ना? तो यहां से d इज इक्वल्स टू OA cos अल्फा हो जाएगा क्या? जल्दी बताओ। इसके लिए जरा देखो, ये एंगल d था, ये एंगल कितना बना रहा था, अल्फा, है ना? यहां से एंगल अल्फा बनाया, ये था इंटरसेप्ट OA, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से मैं कह रहा हूं अब ये एंगल, अगर आप d की वैल्यू निकालो तो cos अल्फा बेसिकली क्या हो जाएगा, d बाय ओ ए। cos अल्फा क्या हो जाएगा यहां से, d बाय ओ ए, यस और नो? तो यहां से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ए cos अल्फा, और ओ ए की वैल्यू मैंने कहां से ले ली, a बाय एच। यहां से ओ ए की वैल्यू क्या ले ली मैंने, a बाय एच। सब सही है क्या अंशुल, समझ आ रहा है? प्रीति गुड इवनिंग, साकेब जरा बताओ समझ आ रहा है क्या? अब अगर ऐसा कर लिया मैंने, ये अपने को समझ आ गया, ये तो 10वीं की बात थी कि अगर इंटरसेप्ट लेते हैं तो वैल्यू क्या रहती है ना? ये तो हमने बहुत छोटे पे सीख लिया था। सिमिलरली क्या मैं बाकी चीजों के लिए लिख सकता हूं, क्योंकि डी वैल्यू तो क्या है, डी वैल्यू तो कांस्टेंट है, उसके इंटरसेप्ट एक्स वाई जेड पर अलग अलग है, लेकिन जो डी वैल्यू रहेगी वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी। यस और नो? आंसर समझ आ रहा है कि डी वैल्यू तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो तो एक डिस्टेंस है, उसके इंटरसेप्ट एक्स पर, वाई पर, जी पर अलग अलग है, ठीक है? तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस थिंग x के लिए, दिस थिंग y के लिए, एंड दिस थिंग z के लिए। यहां तक सब अपने को क्लियर हुआ क्या? साइफर के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? परसेंटेज में आप बात नहीं करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां आपको रैंक के लिए मिलता है। साइफर के लिए आप जब क्वेश्चन देंगे तो वो रैंक डिसाइड करती है। जब आप जेस्ट का एग्जाम देते हैं तो या तो वो जेस्ट से ले लेता है, या फिर आप ये जेआरएफ में बहुत अच्छी रैंक है आप तब भी टिफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर जेआरएफ में आप टॉप 20, 30, 50 में आ रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो जो जेस्ट का एग्जाम होता है उसमें भी अगर आप टॉप में आ रहे हो तो आप टिफर के लिए जा सकते हो। नहीं तो गेट के लिए अगर आप, बेसिकली टिफर को क्या चाहिए ना, उसको क्रीम की भी क्रीम चाहिए। तो वो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो टॉपर्स रहते हैं ना, 20, 30, 50 रैंकर्स, सिर्फ और सिर्फ उनकी ही एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उनकी ही एप्लीकेशन को सीरियसली लिया जाता है, ठीक है? अपने पास cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से cos अल्फा इक्वल्स टू डी एच बाय ए आ जाएगा क्या? सिमिलरली cos बीटा इज इक्वल्स टू डी के बाय बी, और cos गामा इज इक्वल्स टू डी एल बाय सी। ये वैल्यूज आ जाएंगी। यहां तक कोई दिक्कत? अंशुल, हंसराज, श्रुति जरा बताओ, यहां तक? प्रीति कोई दिक्कत है? यहां तक आ जाएगा क्या अपने पास? ये वैल्यूज लाना सिंपल था, यहां तक हम ले आए। अब उसके बाद एक लॉ होता है हमारे पास कि अगर एक ही
प्लेन पर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो और वो परपेंडिकुलर अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, तो एक कोसाइन लॉ होता है हमारे पास जो कहता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कोसाइन लॉ। ठीक है, मैथ्स में लॉ है, प्रॉपर्टी है ट्राइंगल्स की, है ना, ट्राइंगल और परपेंडिकुलर टू ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये, कि कोसाइन लॉ ये होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो होना चाहिए इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। ठीक है, हम कब मना कर रहे हैं, कर दो वैल्यू 1। अपने पास कॉस अल्फा की वैल्यू थी, बिल्कुल थी, क्या हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, कर दी सर। बीटा की थी, कर दी सर। गामा की थी, कर दी सर। ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, क्या कोई दिक्कत हुई यहां तक, क्या नहीं। यहां से डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं सर, दिख रहा है साफ साफ, तो डी स्क्वायर तो अपन ने ले लिया कॉमन। थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा डेरिवेशन बेस्ड है, ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि डेरिवेशन का कोई भी जिसे कहना चाहिए प्रोसेस स्टेप अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो तुरंत कमेंट करिए आप, ठीक है, और अगर समझ आ रहा है तो वो भी बताइए ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, ओके, डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये क्वांटिटी, तो यहां से अगर मैं डी की वैल्यू निकालूं तो डी की वैल्यू आ गई क्या मेरे पास, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस क्वांटिटी, यस और नो, है ना। तो ये जो वैल्यू है डी की, ये क्या बता रही है, ये बता रही है अगर आपने एबीसी पैरामीटर का कोई आपके पास यूनिट सेल था क्यूबिक, ये सब कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपने पास कितने टाइप के थे, जल्दी बताओ जरा। क्यूबिक थे आपके पास कौन से, सिंपल क्यूबिक, बेस सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ये 3 क्यूबिक स्ट्रक्चर थे आपके पास, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो उसके लिए डी की वैल्यू ये आ गई, डी मतलब अगर आपको अब कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर, जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, वो बोलेगा आपको क्यूबिक स्ट्रक्चर है, वो बोलेगा एबीसी की वैल्यू ये है, अब प्लेन ये बता रहा हूं, डिस्टेंस बता दो ओरिजिन से, सिंपल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सीधे का सीधा। तो आपको ये चीज बात याद रखनी है ना, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ड्राइव तो कौन ही करेगा और सिंपल सा फॉर्मूला है ना, कुछ ज्यादा मुश्किल तो है नहीं कि d इज इक्वल टू क्या, 1/√h² बाई ए स्क्वायर, के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सिंपल। यहां तक सब ठीक है, बहुत बढ़िया अंशु, बहुत बढ़िया, डिलीवरी साहू, लर्न फिजिक्स, गुड इवनिंग श्रुति, वेरी गुड। चलो सबके समझ आ रहा है। तो यहां से हमें डी का जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, 1/√h² बाई के, सॉरी h² बाई ए स्क्वायर, h² बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप कह रहे हो कि क्यूबिक स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर क्यूबिक है तो हमें क्या पता था, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, यस और नो। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब बताया था ना, क्यूबिक के तीनों, क्यूबिक का मतलब क्या कि तीनों जो उसके फेसेस हैं वो क्या रहेंगे, इक्वल, यस और नो, बिल्कुल इक्वल रहेंगे। तो इक्वल रहेंगे तो ए बी सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, कि अंडर रूट में स्क्वायर है तो ये ऊपर चली जाएगी क्वांटिटी, तो डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, या फिर मैं मोर प्रिसाइजली इसको क्या लिखते हैं अपन, डी एच के एल, ठीक है, डी भी लिख सकते हो लेकिन मोर प्रिसाइजली अगर आप लिखना चाहो तो आप लिखते हो डी एच के एल की वैल्यू क्या है, फॉर क्यूबिक ए बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और ये फॉर्मूला अपने को बहुत बार यूज करना पड़ेगा, बहुत बार यूज करना पड़ेगा। टिफर के फॉर्म का डेट फिनिश हो गया, यस प्रीति हो गया होगा, क्योंकि वो अभी नहीं निकलते, वो लोग जल्दी फॉर्म निकालते हैं, इस बार पेपर भी जल्दी हो रहा था। ओके, अगर आपको अप्लाई करना है तो फिर आप जेस्ट का एग्जाम होगा शायद, आप टिफर का खुद से भी एग्जाम रहता है, आप जेस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आपका CSIR में रैंक अच्छा है तो उसके बाद आपको जिस प्रोफेसर के अंडर करना है वहाँ PhD, उस प्रोफेसर को आप डायरेक्ट मेल लिख दो कि सर मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैंने CSIR निकाल रखा है इस रैंक के साथ। अगर वो इंटरेस्टेड होगा, आपके प्रपोजल में एक आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल भी भेजना होता है कि आप वहाँ जाके करोगे क्या, क्योंकि अगर आपके प्रपोजल में अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको सामने से रिप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो जिंदगी खत्म हो गई, और भी रास्ते हैं, और भी तरीके हैं अप्रोच करने के, समझ गए आप। चलो ठीक है, और अगर आपकी रैंक अच्छी है तो वो एक प्लस पॉइंट है, उनको लगता है कि चलो बच्चा सीरियस है, इसको बहुत कुछ आता है, सीधी सी बात ये, सीधा सीधा इंपैक्ट जाता है। अगर आप एक रैंक होल्डर हो तो ऑब्वियसली आपको जो है वो प्रायोरिटी देंगे, ठीक है क्या, यहां तक सब सही है, आवाज सही आ रही है क्या,
मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि आवाज में थोड़ा कुछ दिक्कत है। हेलो हेलो, एवरीथिंग इज ओके ना? हेलो, हाँ ठीक है, सब सेट है। सॉरी, मुझे लगा कोई, चलो ठीक है। उसके बाद ये क्या हो रखा है, कभी कभी आपसे स्क्वायर का ना हटा के कुछ अलग दे देता है, बहुत रेयरली देता है लेकिन पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस गेट में ना आकर सीएसआईआर, जेस्ट और टिफर में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, सीएसआईआर, जेस्ट और टिफर में वो क्यूबिक ना देके आपको टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल ये स्ट्रक्चर्स दे देगा। फिर आपको पूछेगा कि अब बताओ कि क्या वैल्यू है। तो एक तो ये है कि आप ये फॉर्मूले याद रख लो। इसके अलावा एक और शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं बताऊंगा कब, जब हम रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ लेंगे उसके बाद। ठीक है क्या? जब हम रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ लेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको बेसिस याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी बेसिस आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप डायरेक्ट डिस्टेंस बता दोगे डीएचकेएल, डायरेक्ट। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो अपने पेन कॉपी से लिख लो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये फॉर्मुलेज डायरेक्ट यूज कर लिए जाते हैं। बहुत कम चांसेस है इनके आने के, लेकिन जब कभी आएगा तो आपके नंबर आएंगे, बाकी सबको याद नहीं रहेगा, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते। टेट्रागोनल का तो पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, अगर क्यूबिक के अलावा किसी चीज का पूछेगा तो टेट्रागोनल का पूछेगा, क्योंकि टेट्रागोनल में चेंज क्या हो रहा है कि ए बी तो अभी भी इक्वल है, सी इक्वल नहीं है। तो ठीक है सर, सी को अलग कर लिया, ए बी, ए स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया, सेम चीज बच गई। यस और नो? ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? यहां तक सब सेट है क्या श्रुति? ओके साकिब, कैसे हो साकिब? सब बढ़िया? चलो अब बात करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन की। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास सिर्फ एक ही तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। रेडिएशन तो अपने पास शुरू से लेकर एंड तक बहुत तरह के हैं। तो एक्सरे में क्या खास है कि आप हर जगह एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात क्यों करते हो जब आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ते हो? सिर्फ एक्सरे डिफ्रैक्शन की ही बात क्यों हो रही है? तो मुझे बता सकता है क्या कि ऐसा क्यों हो रहा है? जल्दी बताओ कमेंट करके कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरे डिफ्रैक्शन में ही इंटरेस्टेड हैं। बहुत सी चीजें डिफ्रैक्ट करेंगी, सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये पूरा रेडिएशन है आपके पास। कहां से? रेडियो वेव से लेके गामा रेस तक, बहुत लंबे लंबे वेवलेंथ से लेके बहुत छोटे छोटे वेवलेंथ तक आपके पास ये पूरा है। कोई बात नहीं सूरज, इट्स ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, पीछे जाके देख लेना, इट्स ओके। ठीक है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं सूरज, क्या आप बता सकते हो मुझे कि एक्सरे ही अपनी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं? बाकी सारी चीजें, इतना पूरा आपके पास एनर्जी स्पेक्ट्रम है, ये उतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं रख रहा? कोई बता सकता है मुझे? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरे की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप बताओगे नहीं। कुछ भी मार दो आपके हिसाब से, जरूरी नहीं आप सच बताओ, गूगल करके मत बताना, पता हो तो बताना। फायदा क्या है उसका? अपनी नॉलेज चेक करनी है ना, गूगल करके फिर फायदा क्या है? एग्जाम में थोड़ी गूगल रहेगा। देखो, अगर मैं इसकी वेवलेंथ की क्या देखूं, लिमिट देखूं, लिमिट क्या है? 10 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर। ठीक है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 0.1 एंगस्ट्रॉम से कितना? 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये बोलना सही रहेगा क्या कि 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी वेवलेंथ है। ठीक है, अगर ये वेवलेंथ इस रेंज में है, आपके जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उन सबका जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस रहता है ना, वो भी इस ही रेंज का होता है। समझे आप? जो आपके जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उन सब का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इस ही रेंज के अंदर आएगा। समझ रहे हो? तो एक्सरे डिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मेरे पास ये आपका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, ये आपके लैटिसेस बने हुए हैं। ठीक है, इस लैटिस में अब आप बोलो कि मैं बहुत बड़ी वेवलेंथ यूज करूंगा, बहुत बड़ी वेवलेंथ यूज करूंगा। ठीक है भाई, कर ले बड़ी वेवलेंथ यूज, तेरी मर्जी है। ये समझ आ गया क्या कि 0.1 से कितना? 10 एंगस्ट्रॉम। एक बार मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि ये रहे कितना? 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ होती है। अब आपने क्या सोचा कि सर मेरा मन कर रहा है मैं बहुत बड़ी वेवलेंथ यूज कर लेता हूं, मैं ना रेडियो वेव्स यूज कर लेता हूं, देखो क्या मिलेगा। तो जो रेडियो वेव्स आएंगी ऐसे निकल जाएंगी। क्या ये रेडियो वेव्स कहीं से भी डिफ्रैक्ट होंगी? क्या ये रेडियो वेव्स
आपके मटेरियल को देख पाएंगी। वेरी गुड मनीष, वेरी गुड साकिब, वेरी गुड। हाँ, वेवलेंथ स्मॉलर है इन द रेंज ऑफ, वेरी गुड इंटरप्लेनर से, वेरी गुड साकिब। बाकी लोग भी ट्राई करते हैं लेकिन इट्स ओके। अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। अगर वेवलेंथ बहुत छोटी ले लो, मैं कहता हूं मैं गामा रेज यूज करूंगा, ऐसा 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 कुछ जाएगा, कुछ देखेगा क्या? नहीं। तो आपको अगर किसी चीज को देखना है, अगर आपको किसी चीज को रिजॉल्व करना है, तो जो आपकी वेवलेंथ रहनी चाहिए वो वेवलेंथ जो ओपेक, जो आपके बीच का डिस्टेंस है दो चीजों के बीच में, उस अप्रोक्सीमेटली वही तो होनी चाहिए, तभी तो आप रिजॉल्व कर पाओगे। यस और नो? तो कब आप रिजॉल्व कर पाओगे? जब आपकी वेवलेंथ कुछ ऐसे हो, और ये है हमारी एक्सरे। क्यों यूज करा? क्योंकि वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ऑफ द लैटिस। ओके श्रुति, ओके सूरज, मनीष, ऑल सेट। चलो बाकी लोग भी जवाब दो। चलो अब हम देखते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन में होता क्या है। क्या है मेरे पास ये लैटिस है, ठीक है, ये लैटिस है मेरा, ऐसा ऐसे ऐसे करके नीचे तक आगे तक 2D 3D में, मैं 2D में दिखा रहा हूं। ये मेरे पास लैटिस है। ये क्या है? मेरा लैटिस के बीच का डिस्टेंस। ये क्या है? मेरे लैटिस प्लेन्स है ना। हमने क्या बोला था? प्लेन्स की हमने स्टडी करी थी ना मिलर इंडिसेस में। तो ये हमारा क्या है? लैटिस प्लेन, सीधा सीधा, ठीक है। इन प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी। यहां तक सब सेट है, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हमने इंट्रोडक्शन कराया है कि अपने पास एक लैटिस है जिसके बीच का डिस्टेंस डी है, और ये आपका लैटिस पीरियोडिक है, ठीक है। ऑब्वियसली सॉलिड है तो पीरियोडिक ही रहना पड़ेगा। आपने क्या करा? यहां पे एक्सरे यहां से इसके ऊपर दी, एक्सरे आपने इसके ऊपर बम्बार्ड कराई। अब इससे होगा क्या? ये एक्सरेज इस एटम को देखेंगी और यहां से क्या होंगी? डेविएट। डिफ्रैक्शन का सीधा मतलब क्या होता था? अगर आपको याद हो अपनी ऑप्टिक्स की क्लास से, डिफ्रैक्शन बोले तो क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट। यस और नो? डिफ्रैक्शन का मतलब क्या था? बेंडिंग ऑफ लाइट। गुड इवनिंग ग्रेड्स, गुड इवनिंग, गुड टू सी यू, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट तो क्या होगा? ये बेंड हो जाएंगी उस डायरेक्शन में, ठीक है। इतना अपने को समझ में आया? ये बेंड हो जाएंगी। अब वो एक बात देखो, ये अगर आप डिस्टेंस देखो और यहां पे जाके आपका क्या होगा? यहां पे होगा आपका डिटेक्टर, है ना। ये आपका कुछ रहेगा डिटेक्टर, जो क्या करेगा? डिटेक्टर या स्क्रीन बोलते हैं क्या? ऑप्टिक्स में स्क्रीन बोलते हैं, वैसे डिटेक्टर होता है ना, लेकिन कोई नहीं। तो डिटेक्टर या स्क्रीन रहेगी और क्या करेंगे? ये सारी वेव्स जाके उस स्क्रीन पे जाके क्या करेंगी? इंटरफेरेंस। बोलते एक्सरे डिफ्रैक्शन है, लेकिन हो क्या रहा है? डिफ्रैक्शन तो हुआ एटम से, लेकिन अब ये जो वेव्स आई वो आगे जाके क्या करेंगी? इंटरफेरेंस। गॉट इट? यहां तक सब सेट है? वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड दिलेश्वर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? इंटरफेरेंस करेंगी। तो अब ये जो डिस्टेंसेस हैं, इन दो रेस की मैं बात करूं तो यहां तक तो डिस्टेंसेस सेम है, पाथ डिफरेंस निकालते हैं ना अपन इंटरफेरेंस में। यस और नो? याद है क्या ऑप्टिक्स की क्लास? याद है क्या ऑप्टिक्स की क्लास? क्या निकालते थे? पाथ डिफरेंस। तो यहां तक तो सब कुछ सेम था। ये जो पाथ है, एक ये और एक ये वाला पाथ इस वाली रे ने ज्यादा चला, है ना, क्योंकि वो और अंदर प्लेन में गई, है ना, तो इसने ज्यादा चला। इतना अपने को क्लियर हुआ? ज्यादा चला तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं तो क्या मुझे पाथ डिफरेंस मिल जाएगा? और अगर पाथ डिफरेंस मिल जाए तो क्या मुझे रिलेशन पता है पाथ डिफरेंस का किससे इंटरफेरेंस कब होगा? पता है क्या? चलो देखते हैं। अगर ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? और ये एंगल क्या होगा? क्या ये सारे के सारे एंगल, सॉरी, क्या ये सारे के सारे एंगल, ये वाला नहीं, नीचे वाला, ठीक है, क्या ये सारे के सारे एंगल थीटा रहेंगे क्या? जल्दी से सोचो, क्या ये सारे के सारे एंगल आपके थीटा रहेंगे क्या? क्यों रहेंगे थीटा? सोचो एक बार, थीटा क्यों रहेंगे? एक बात बताओ, अगर मैं इस प्लेन को नीचे खिसका दूं, इसको थोड़ा पकड़ के नीचे खिसकाऊं, तो ये एक्सिस क्या रहेगी? ये इधर खिसकेगी। यस और नो? तो जितना एंगल आप इसको इधर खिसकाओगे उतना एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो आप इसको नीचे खिसकाओगे तो ये इधर जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल तो सेम है, सिमिलरली एंगल भी सेम है। तो आपने क्या पता करा? ये सारे एंगल क्या है? सेम, ठीक है। थीटा 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 वैल्यूज है इन एंगल्स की, ठीक है। अपने को क्या चाहिए था? अपने को पता था ये डिस्टेंस कितना है? डी। ये डिस्टेंस तो डी है। तो क्या आप मुझे
ये डिस्टेंस बता सकते हो कि ये डिस्टेंस क्या रहेगा? जल्दी से बताओ, बहुत जल्दी से, फुर्ती से, बहुत जल्दी से बताओ। सारे के सारे एक साथ लिखो, जितने लोग देख रहे हैं सबके सब एक साथ लिखेंगे। क्या रहेगी वैल्यू? क्या वैल्यू रहेगी? जल्दी। पाइथागोरन, वेरी गुड, लगा सकते हैं पाइथागोरन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अंशुल। अपने को क्या पता था? ये है ना, ऐसा ही तो है। ये वैल्यू क्या है? डी। इस ट्राइंगल को अगर मैं यहां देखूं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल क्या है? थीटा है, ये क्या है? डी है। अपने को क्या चाहिए? ये वैल्यू चाहिए, हाँ के ना? ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर डी ये है तो ये एक्सिस क्या रहती है? डी कॉस थीटा। दोबारा से वही चीज, अब हमने यहां से क्या करा? प्रोजेक्शन, डी कॉस थीटा, और ये क्या रहता है? डी साइन थीटा। यस और नो? मनीष एक बार दोबारा सोचो, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वाला डिस्टेंस बेटा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इधर देखो, ये डी जो है क्या वो ये डिस्टेंस है? बिल्कुल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। तो डी अगर ये है तो इसका परपेंडिकुलर यहां क्या रहेगा? डी कॉस थीटा, और सामने क्या आएगा? डी टाइन थीटा। सही है क्या? डी साइन थीटा। हंसराज, अंशुल, सब सेट? ये डी साइन थीटा तो ये भी डी साइन थीटा। यस और नो? दोनों हो गए डी साइन थीटा। तो अपने पास क्या आया? टोटल पाथ डिफरेंस 2d साइन थीटा पाथ डिफरेंस आया। और ये पाथ डिफरेंस इंटरफेरेंस कब करेगा? ये पाथ डिफरेंस इंटरफेरेंस कब करेगा? जब ये मल्टीपल होगा किसका? वेवलेंथ लैम्ब्डा का। यस और नो? वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड साकिब, श्रुति, हंसराज, मनीष। चलो, इंटरफेरेंस कब करेगा? जब पाथ डिफरेंस के इक्वल होगा। इंटरफेरेंस का अपने को याद है क्या? कैसे होता था इंटरफेरेंस? एक वेव ऐसी आई, दूसरी वेव अगर सेम आई तो ठीक है, और या तो इतना, अगर लैम्डा बाई 2 का रहा तो क्या होता था? डिफ्रैक्शन, और लैम्डा का रहा तो क्या रहता था? इंटरफेरेंस, है ना? ये अपने को पता है, अच्छे से याद है। ये तो 10वीं में 11वीं में सीख लिया था हमने कि इंटरफेरेंस का क्या वैल्यू है जब इंटरफेरेंस होगा? जब 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू n लैम्डा। वेरी गुड अब्दुल, वेरी गुड, गुड टू सी यू। ठीक है, तो ये अपन को आ गया ब्रैग्स लॉ। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं ब्रैग्स लॉ। ठीक है, जो डिफ्रैक्शन कंडीशन है, इंटरफेरेंस कंडीशन है एक्सरे डिफ्रैक्शन की, इसको हम बोलते हैं ब्रैग्स लॉ। क्या इसको मैं और किसी तरह से लिख सकता हूं? ये जो डी वैल्यू है, क्या ये डी एचकेएल वैल्यू है ना? क्या ये डी वैल्यू डी एचकेएल वैल्यू है? यस और नो? अगर ये डी एचकेएल वैल्यू है तो डी एचकेएल का तो मेरे पास एक और फॉर्मूला था ना, क्या था? 2 मल्टीप्लाई, डी एचकेएल का फॉर्मूला क्या था? a डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल्स टू क्या? एन लैम्डा। इस फॉर्मूले पर आपसे भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, उठा के देख लो तुम एक बार, प्रीवियस ईयर उठा। वो क्या बोलता है? वो बोलेगा कि एच के एल की वैल्यू ये है, लैटिस पैरामीटर ये है, ठीक है, आप मुझे थीटा की वैल्यू बता दो जहां पर कौन सा इंटरफेरेंस रहेगा, जहां पे मुझे आपको ये लैम्डा वैल्यू मिल जाए। या तो लैम्डा पूछ लेगा, या तो थीटा पूछ लेगा, या फिर सब कुछ दे देगा, ए पूछ लेगा। डायरेक्ट डीएचकेएल आपको डी नहीं देगा, वो कभी भी पेपर में आपको वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस नहीं देगा, क्योंकि उसे क्वेश्चन ही इंटरप्लेनर डिस्टेंस का पूछना है, इंपॉर्टेंट चीज ही वही है, तो वो कैसे दे दे? तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला, ये फॉर्मूला यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद हम ब्रैग्स लॉ लगाएंगे और यहां से मिल जाएगा हमें आंसर। गॉट इट? बिल्कुल साकिब। पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू, नहीं इट्स ओके साकिब, इट्स ओके। पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए, है ना? तभी तो अपने को क्या मिलेगा? इंटरफेरेंस मिलेगा, है ना? क्यों इंटरफेरेंस मिलेगा? क्योंकि उस टाइम पे जो आपके ये जो क्रेस्ट और ये जो पीक्स और ये क्रस्ट होते हैं, ये दोनों सेम पॉइंट पर होते हैं, तो आपको ये दोनों चीजें एम्पलीफाई कर देते हैं, है ना? पढ़ा था ना अपन ने 12th में 11th में कहीं तो पढ़ा था, तो बहुत बेसिक चीज है ब्रो। चलो, इतना अपने को समझ आ गया, यहां तक सब सेट है। आप ये समझ लो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% अब आप सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो?
मोर देन 60 to 70% क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्योंकि इसी पर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके गेट एग्जाम में। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब हमको एक चीज सीखनी है कि प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर क्या होता है। अपन ने प्रिमिटिव सेल बनाई थी क्या? जब हम 2D क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हमने प्रिमिटिव सेल बनाई थी क्या? याद करो, याद करो। और अगर चैनल पे नहीं हो तो जाके पहला लेक्चर देखो। हमने क्या करा था? हमने बोला था कि प्रिमिटिव सेल कौन सी सेल होती है? वो सेल जिसके अंदर नेट लैटिस पॉइंट कितने हो जाएं? एक, है ना? उस सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें, ये मेरा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। हर कॉर्नर एटम कितना कंट्रीब्यूशन देता है? जरा जल्दी से बताओ सब लोग। हर कॉर्नर एटम कितना कंट्रीब्यूशन देता है? मनीष, श्रुति, साकिब, अंशुल, साहू, अहमद, सबके सब जल्दी से बताओ। एक जो कॉर्नर एटम है वो लैटिस में कितना कंट्रीब्यूशन देगा? जल्दी से बताओ। कराया हुआ है ये मेरा, ठीक है? जल्दी बताओ कितना कंट्रीब्यूशन देता है? 1/8 क्या? और क्या ऐसे? वेरी गुड, वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड दिलावा, वेरी गुड साहू, वेरी क्विक। और ऐसे मेरे पास कितने एटम है पूरे सेल में? 8। तो टोटल लैटिस पॉइंट या टोटल एटम कह दूं अगर मैं, तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इट लैटिस में कितना हो जाएगा? वेरी गुड बंडल, वेरी गुड, गुड टू सी यू। ओके, वेरी गुड मनीष। तो कितना हो जाएगा? 1। एक है तो यार ये तो प्रिमिटिव हो ही गया ना, ये तो प्रिमिटिव है पहले से, इसमें तो कुछ आपको करना ही नहीं है। तो अगर ये प्रिमिटिव है तो इसके जो वेक्टर रहते हैं, अपन कौन सी क्या पूछ रहे हैं? प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो प्रिमिटिव सेल जब आपने बना लिया तो उस प्रिमिटिव सेल के जो 3 एक्सिस आप चूज करते हो वॉल्यूम बनाने के लिए, उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर। बेसिकली आपने प्रिमिटिव बनाया, कैसे बनाया? वो 3 एक्सिस बता दो जिसको पकड़ के आपने अपने वॉल्यूम को प्रिमिटिव बनाया। ठीक है, तो अगर ये ओरिजिन है तो मेरे प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर क्या हो जाएंगे? अगर मैं A1 बोलूं तो क्या हो जाएगा? ए आई कैप हो जाएगा क्या? अगर ये X, Y और Z डायरेक्शन है ना? जरा जल्दी से प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर बता सकते हैं क्या? A1 की वैल्यू ए आई कैप, A2 की वैल्यू ए जे कैप, क्यूबिक है ना तो ए ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। A3 इक्वल्स टू ए के कैप। तो ये क्या है मेरे? ये है आपके सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स। समझ आया? क्लियर हुआ? प्रिमिटिव लैटिस सेल मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाए? इफेक्टिव एटम्स 1। अब आपने जिस वॉल्यूम में 1 इफेक्टिव एटम करा, उस वॉल्यूम को आपने बनाया कौन से लैटिस वेक्टर्स से? वो है आपके प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स, है ना? और वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? किसी भी 3D स्ट्रक्चर की वॉल्यूम आप कैसे निकालते हो? A1 डॉट A2 क्रॉस A3, यस और नो? ऐसे वॉल्यूम निकालते हैं ना। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A क्यूब। ठीक है, यहां तक सिंपल क्यूबिक का आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है क्योंकि आगे जाके मैं इसी से रिलेट करूंगा। ठीक है, सिंपल क्यूबिक बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलो अब मुझे बताओ आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब एक आपका जो एटम है वो हमने बॉडी में बिठा दिया 8 क्यूब्स कॉर्नर्स एटम्स के अलावा। अब आप इसमें नेट इफेक्टिव एटम्स बताना कितने हैं इस सेल में। ये हमने करा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पार्ट 2, ये हमने करा है ना। जल्दी से बताओ सबके सब कि इसमें नेट इफेक्टिव एटम्स कितने हैं? जल्दी बताओ। अंशुल, साहू, साकिब, मनीष, मंडल, श्रुति, अंकित, सब बताओ कि इसमें नेट इफेक्टिव एटम्स कितने हैं? जल्दी से बताओ। 2। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड साहू। इसमें 2 थे। तो क्या ये प्रिमिटिव है? क्या ये प्रिमिटिव है? अगर 2 हो गए तो ये तो प्रिमिटिव नहीं रहा। मुझे क्या चाहिए? प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स। समझ आया? मुझे तो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स चाहिए ना। तो इसको मैं प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स कैसे बनाता हूं? अब जरा यहां देखो, यहां क्या मेरे पास? मेरे पास 3 बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स हैं। ये दिख रहे हैं क्या आपको? क्या ये आपको साफ साफ दिख रहे हैं या थोड़ा सा ब्लर है? मुझे लग रहा है थोड़ा सा ब्लर है। कोई नहीं, वेरी गुड दिलेश्वर, वेरी गुड। बेसिकली मैं कह क्या रहा हूं, ये मेरा एक बॉडी सेंटर्ड है। इस बॉडी सेंटर्ड के जरा यहां देखो, ये आई गेस साफ होगा। ये साफ है ना? हाँ। ये क्या है? मैं कह रहा हूं यहां पे मेरा एक बॉडी सेंटर था,
इस बॉडी सेंटर्ड को मैंने एक और एक्सिस के बॉडी सेंटर, एक और यूनिट सेल के बॉडी सेंटर से मिला दिया, इसको भी बॉडी सेंटर से मिला दिया, इसको भी बॉडी सेंटर से मिला दिया। तो अब ये तीन एक्सिस जो है मेरी ए बार, बी बार, सी बार, है ना, ए बार, बी बार, सी बार, दिख रही है क्या साफ साफ? ये मेरा कैसा वॉल्यूम बनाएंगे? ये वॉल्यूम जरा देखो यहां, ये वॉल्यूम बनाएंगे ये लोग, समझ रहे हो? कैसा वॉल्यूम? एक बार मैं वहां पे बना दूं क्या? ये वॉल्यूम 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है। उसके बाद जाएगा ये यहां, उसके बाद जाएगा ये यहां, उसके बाद जाएगा ये यहां, फिर जाएगा ये यहां, फिर जाएगा ये यहां, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम बनेगा। इस वॉल्यूम में क्या बनेगा आपके? इस वॉल्यूम में क्या हो रहा है? ये वॉल्यूम में आपके सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बन गया है जिसमें 8 एटम्स हैं, बॉडी में कुछ नहीं बचा है। 8 सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हैं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसमें 8 कॉर्नर एटम है। तो अब मैंने इस सेल को क्या कर दिया? प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्योंकि मैंने एक जुगाड़ करी। मैंने देखा लेटिस में कि अगर बीच वाले को पकड़ के एक मैं आगे वाले के बॉडी सेंटर से मिला दूं, एक दूसरे वाले के बॉडी सेंटर से मिला दूं, एक तीसरे वाले के बॉडी सेंटर से मिला दूं, है ना, ऐसा अगर मैं कर दूं तो इससे जो यूनिट सेल मिल रही है उसमें मुझे नेट इफेक्टिव एटम 1 मिल रहे हैं। तो मैंने उसको प्रिमिटिव बना दिया, ओके। और उसका वॉल्यूम कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, डन है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये तीनों वेक्टर्स की क्या वैल्यू थे? अब दोबारा याद रखो, अपन ने पॉइंट्स पढ़े थे ना, हमने लोकेशन पॉइंट्स पढ़े थे क्या? अगर आपने पॉइंट्स पढ़े थे तो मुझे यहां जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। ये मेरा ओरिजिन है, यहां से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरी जेड एक्सिस है, ठीक है। ए वेक्टर कौन सा है? नीचे वाला, नीचे वाला, जो नीचे वाला है और आगे की तरफ है, नीचे है और आगे है, तो इसके पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? आपको एक्स में हाफ चलना है, आपको एक्स में हाफ चलना है। सारी क्लासेस यूज होंगी, मैंने इसीलिए पढ़ाया था पॉइंट वाली चीज, क्योंकि यहां वो यूज होती है। आपको एक्स में हाफ चलना है, फिर आपको वाई में हाफ चलना है, फिर जेड में कहां चलना है? माइनस हाफ। समझ आया क्या? एक्स में हाफ चले, वाई में हाफ चले, जेड में कहां चले? माइनस हाफ। गॉट इट? श्रुति, अंशुल, साकिब, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो जल्दी बताओ, ठीक है। ये आप यहां से हमने क्या पाया? A2 वेक्टर के लिए क्या, सॉरी बी वेक्टर के लिए क्या करना है? पीछे की तरफ है ये अगर ये ओरिजिन है तो यहां वाला, पीछे वाला, ठीक है। तो क्या करा आपने? इसके लिए आपको एक्स में नेगेटिव चलना पड़ा हाफ, फिर आप वाई में पॉजिटिव चले, फिर आप जेड में पॉजिटिव, ऐसे ही तो पहुंचेंगे। वेरी गुड अंशुल, हाफ 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 बार, वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड, ठीक है। हाफ 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 बार। बी में क्या होगा? माइनस हाफ हाफ हाफ। सी में क्या रहेगा? सी वाला ये है क्या? सी में क्या रहेगा? अब सी में आप माइनस वाई में जा रहे हो, माइनस वाई में, यहां माइनस हाफ, एक्स में कहां जा रहे हो? पॉजिटिव, जेड में कहां जा रहे हो? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस वाई और जेड, सब ठीक है। क्या ये तीनों प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर कैसे आए? आपको समझ आ गया या मैं रिपीट करूं? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, फिर एक बार मैं बहुत फुर्ती से रिपीट करूंगा। अगर आपको समझ आ गया है तो नहीं करूंगा, समझ आ गया फिर क्यों करूंगा भाई? जल्दी से बताओ। हाँ, समझ आ गया क्या? चलो अंशुल जल्दी बताओ। अंशुल, श्रुति, साकिब, साहू, मनीष, अंकित, चलो जल्दी बताओ, आ गया क्या ये समझ? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्योंकि आगे वाला इससे ही यूज होगा, ठीक है। आगे वाला जो भी है वो इससे ही यूज होगा, ठीक है। एवरीथिंग इज सेट, सब गुड है? चलो, हाँ, ओके श्रुति, वेरी गुड वेरी गुड। अपने को क्या करना था? अपने पॉइंट्स तो पढ़े थे ना हमने, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट जो अपन ने पढ़े थे ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बीच में ओरिजिन पकड़ा है, एक एक्सिस, एक क्यूब आपने कौन सा लिया है? पीछे वाला, जो पीछे है, एक्स वाई, ये पीछे है माइनस एक्स में। एक आपने क्या लिया? आगे वाला, लेकिन जो है कहां? माइनस वाई में। ये आपका ओरिजिन है, तो ये आपका दूसरा बॉडी सेंटर, ये है आपका दूसरा बॉडी सेंटर, और तीसरा कहां लिया? यहां। तो ये तीन आपने बॉडी सेंटर्स लिए, गॉट इट? चलो, तो ये आपके क्या हो गए? प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। किसके लिए? बॉडी सेंटर्ड के लिए, ठीक है। क्या सेम चीज हम फेस सेंटर्ड के लिए कर सकते हैं? जल्दी से बताओ, क्या सेम चीज हम फेस सेंटर्ड के लिए कर सकते हैं?
मनीष, मनीष आप समझ आ गया क्या? मैं दोबारा करूं? मैंने एक बार दोबारा बताया, आपको समझ आ गया क्या? आपको ओरिजिन पे लेना है, ये आपका ओरिजिन था, ओरिजिन से आपने 3 अलग अलग बॉडी सेंटर्ड एटम जो रहेंगे, 3 अलग अलग सेल्स के, वो आपने उस वेक्टर्स को आपने मिलाया। ठीक है, मिलाया कैसे? एक आपने लिया, अगर ये आपका ओरिजिन है तो एक आपने लिया पीछे -x वाला, एक आपने लिया कहां -y वाला, और एक आपने लिया -z वाला। ठीक है, तो -x -y और -z, आपने ये 3 एटम्स लिए बॉडी सेंटर्ड, और तीनों को लिए आपने ये वेक्टर्स लिख दिए। क्या वेक्टर्स लिखना अपने को क्लियर है क्या? है ना, वेक्टर लिखना तो अपने को क्लियर है। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ूं, जरा जल्दी से कमेंट करके बताओ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे ये यूज होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। जल्दी से कमेंट करो बच्चों, ये अपने को क्लियर हो गया है, प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर हमने बना लिया है। ओके, ठीक है क्या? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या मुझे आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बता सकते हो? क्या कह रहे हो अंकित? मैं समझा नहीं, रिमेनिंग 4 एटम्स क्या कहना चाह रहे हो? समझ आ गया अंशुल, वेरी गुड। मनीष, वेरी गुड। अब मुझे आप क्या फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए बता सकते हो? फेस सेंटर्ड क्यूबिक मतलब क्या? सारे फेसेस पर एक एक एटम। इस स्ट्रक्चर को देखो, क्या ये फेस सेंटर्ड है? हाँ। अब मैंने इसमें क्या करा, मैंने ओरिजिन से, ये मेरा ओरिजिन था, मैंने इसको मिलाया जो क्या था बेस का फेस सेंटर्ड, मैंने इसको मिलाया जो क्या था राइट वाले फेस का x = 0 वाले फेस का सेंटर्ड, और ये मैंने पीछे वाले को मिलाया है। ठीक है, ये पीछे वाला है, आगे वाला तो ये है, ये पीछे वाला है। ठीक है, ये 3 आपने मिला दिए। इन तीनों से जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, क्या ये क्यूबिक टेट्रागोनल टाइप स्ट्रक्चर है? यस। क्या इस स्ट्रक्चर में 8 एटम्स हैं जो कॉर्नर्स पे हैं? यस। तो क्या ये प्रिमिटिव यूनिट सेल मेरी बन गई है? जरा बताओ, क्या ये प्रिमिटिव यूनिट सेल बन गई है? तो क्या ये जो वेक्टर्स है A, B और C मेरे प्रिमिटिव यूनिट लैटिस वेक्टर्स है फॉर FCC क्रिस्टल? यस, बिल्कुल। अंकित, मनीष, विनोद, साकिब, जल्दी से ब्रो, जल्दी से बताओ। ठीक है, ये बन गया। इसको जरा यहां देखो, तो ये बेसिकली वॉल्यूम दिखेगी कैसे? अब ऐसी दिखेगी, है ना, ऐसी वॉल्यूम दिखेगी जिसमें A, B और C आपके ऐसे हैं। अब दोबारा से मुझे क्या करना है, मुझे ये वेक्टर और ये वेक्टर चाहिए। तो क्या करना है मुझे, ओरिजिन से फेस, नीचे वाले फेस पे जा रहे थे तो कितना चलना पड़ा, x में हाफ, y में हाफ। ठीक है, नंबर ऑफ एटम 4, किस में नंबर ऑफ एटम 4? एक बार जरा, किसकी बात कर रहे हो आप? नंबर ऑफ एटम्स तो 8 हो गए ना, नंबर ऑफ एटम्स जो इस सेल में है वो तो 8 है। यस और नो साकिब? यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8। यस और नो? अगर आप पिछले वाले की बात कर रहे थे तो पिछले वाले में भी 8 थे बेटा। देखो यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है वॉल्यूम बॉडी सेंटर्ड का। गॉट इट? ऑल गुड? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, चलो। तो अब इसके लिए हम दोबारा से प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स लिख सकते हैं। यहां से लेके यहां जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा आपको चलना पड़ेगा z में हाफ, और उसके बाद x में हाफ। z में हाफ चलो, फिर x में हाफ चलो। यहां के लिए क्या करना पड़ेगा, y में हाफ चलो, x में हाफ चलो। यहां के लिए क्या करना पड़ेगा, y में हाफ चलो, z में हाफ चलो। यहां तक सब ठीक है क्या? जल्दी बताओ अंकित, साकिब, विनोद, जल्दी बताओ बेटा। साकिब, आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? समझ आया क्या कि 8 एटम्स कैसे हो गए? बॉडी सेंटर आपने ओरिजिन से बॉडी सेंटर्स तो मिला दिए। सर ये वेक्टर डायरेक्ट, देखो याद रख लो, बहुत अच्छी बात है। वैसे आई वुड प्रेफर कि आप याद ही रखो, क्योंकि इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फेस सेंटर्ड है तो मुझे पता है क्या, हाफ 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 चलेगा हर जगह। एक्स के लिए चालू करना है तो एक्स से चालू करो, एक्स वाई, वाई सेकंड की बात कर रहा हूं तो वाई जेड, और जेड की बात कर रहा हूं तो जेड आई। सिमिलरली अगर बीसीसी की बात करो तो इसमें भी अपना हम देख सकते हैं, अगर एक्स की बात कर रहे हो तो एक्स वाई जेड माइनस, वाई के लिए बात करो तो वाई जेड एक्स माइनस, सी के लिए बात करो तो जेड एक्स वाई माइनस। ठीक है, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वो पॉजिटिव है
और जहां पर एंड कर रहे हो वो नेगेटिव। अगर आप ये बोल रहे हो A1 की बात कर रहे हो तो मैं क्या बोलूंगा, X पॉजिटिव, Y पॉजिटिव, Z नेगेटिव। B की बात करो तो क्या बोलूंगा, Y पॉजिटिव, Z पॉजिटिव, X नेगेटिव। C की बात बोल रहे हो तो क्या बोलूंगा, Z पॉजिटिव, X पॉजिटिव, Y नेगेटिव। ये तरीका है याद करने का, ठीक है। आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं तो आप इस इमेज को भी याद रख सकते हो। एक आपने कहां लेना है, नेगेटिव X पर, एक आपने लेना है कहां, नेगेटिव Y पर, एक आपने कहां लेना है, नेगेटिव Z पर। बस किसी तरीके से भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया आप वैसे भी याद रख सकते हो। इट्स योर चॉइस। अगर X से स्टार्ट कर रहा था तो X पॉजिटिव, Y पॉजिटिव, Z नेगेटिव, वो सिमिलरली, ठीक है। बहुत इजी तरीका है। और यहां क्या करना है, X से स्टार्ट कर रहे हो तो X और Y, Y से स्टार्ट कर रहे हो तो Y और Z, और थर्ड की बात कर रहे हो तो X और I, ठीक है। अब हमने तीनों सेल्स के लिए प्रिमिटिव यूनिट लेक्टर्स जो थे वो पढ़ लिए। अब हम आते हैं मेन चीज पर, ठीक है। जल्दी से मेन चीज पढ़ लेते हैं, दैट इज हमारा रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस है क्या? रेसिप्रोकल लैटिस में जितने भी आपने देखा, जो आप XRD में देख रहे थे, XRD में आपके पास प्लेन्स थे, है ना। अब जब डिफ्रैक्शन होता है तो उस प्लेन्स पर होता है, यस और नो। अब वो प्लेन आगे और जा रहे हैं, वो प्लेन तो खत्म नहीं होंगे ना, 2D में और आगे बढ़ते जाएंगे। हमने दो दिखाए थे लेकिन वो तो कंटिन्यूअसली रहेंगे ना अंदर तक, तो उनकी वजह से सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन आता है, जो स्टडी करना मुश्किल है। इस स्टडी को इजी करने के लिए ये रेसिप्रोकल लैटिस बताए जाते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल लैटिस बनाया जाता है। इसमें हम कहते क्या है, हम कहते हैं कि एक ओरिजिन मानो आप कोई सा, उस ओरिजिन से आप जो प्लेन है उस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। उस प्लेन पे क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और उस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी रहेगी, वो लेंथ रहेगी आपके प्लेनर डिस्टेंस का रेसिप्रोकल। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल है, फॉर्मूला बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या है, लैटिस वेक्टर्स, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का। क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारी इमेजिनेशन लगेगी और बहुत सारा टाइम लगेगा। अपने को क्या करना है, एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करना है, सीधे सीधे फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्या है फॉर्मूला, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ ए का A स्टार 2 पाई क्या है, B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C। A से स्टार्ट कर रहे हो BC, B से स्टार्ट कर रहे हो CA, C पूछ रहा है AB। सिंपल सिंपल एनालॉजी है, गॉट इट। सिंपल सिंपल एनालॉजी है क्या, कि A स्टार पूछ रहा है तो 2 पाई B क्रॉस C डिवाइडेड बाय A डॉट B क्रॉस C। ये तो वॉल्यूम है ना, A डॉट B क्रॉस C तो वॉल्यूम है ना। ये क्या है, डायरेक्ट लैटिस, अपने प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स हैं ये, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के अपने जो अपन ने अभी 3 निकाले ना, तो ये आपके प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स हैं। और इससे आपको क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। क्या ये समझ आया सबको? श्रुति, अंशुल, विनोद, साहू, साकिब, समझ आया क्या? आप वो एनालॉजी समझ लो कि ये जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको एक्स-रे डिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से स्टडी करना था, ठीक है। अब हम सिंपल क्यूबिक के लिए ये वैल्यूज निकाल लें क्या? चलो निकालते हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए क्या आएगा, A स्टार की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई B क्रॉस C। अगर आपको याद हो A B C की वैल्यू क्या थी, A I कैप, A J कैप, A K कैप, ये थी ना वैल्यूज A B C की सिंपल क्यूबिक के लिए, यस और नो। तो B क्रॉस C करूंगा तो क्या आएगा, A स्क्वायर J क्रॉस I, J क्रॉस K क्या होता है, I कैप, डिवाइडेड बाय A डॉट B क्रॉस C। B क्रॉस C आया मेरा A स्क्वायर I कैप। अगर इसका मैं डॉट प्रोडक्ट करूं A स्क्वायर I कैप से तो क्या आएगा, A क्यूब। तो क्या A स्टार की वैल्यू जो मेरे पास आई वो आ गई 2 पाई बाय A I कैप। क्या ये वैल्यू आई, क्या ये वैल्यू आई, जल्दी बताओ, यही वैल्यू आई है। सिमिलरली B स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई बाय A J कैप। जल्दी बताओ, समझ आ रहा है क्या? B कैप, B स्टार की क्या आ जाएगी, J कैप, क्योंकि B स्टार में क्या करोगे आप, C क्रॉस A, C क्रॉस A करोगे आप B स्टार में, तो K क्रॉस I क्या देगा आपको, J कैप, है ना। और यहां क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय A K कैप। समझ आ गया है सबको? सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई ये चीज। अब इसमें हम एनालॉजी निकालते हैं, है ना। इसमें हम एनालॉजी निकालते हैं कि A में अगर लैटिस वेक्टर A थे तो ये 2 पाई बाय A कर दिया इसने, समझ गए। B में थे तो 2 पाई बाय A, C में भी 2 पाई बाय A, ठीक है। जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन चेंज हुई है क्या, नहीं, डायरेक्शन अभी भी सेम है। C का C कैप ही है, B का B कैप ही। ये सिंपल क्यूबिक का, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक का जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ही है, बस उसका जो लैटिस पैरामीटर है वो चेंज हो गया है, ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। चलो अब बात करते हैं BCC की, ठीक है।
तो बीसीसी में अपने पास वेक्टर्स क्या थे, बहुत बड़े बड़े वेक्टर्स थे ना बॉडी सेंटर्स के, तो तीनों और एफसीसी के। अगर इन सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करो तो ये आपके पास एक टेबल आती है, कैलकुलेट कर लो, कुछ नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, आप आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए वो ये है, ले लो स्क्रीनशॉट, मैं तो कह रहा हूं काम ही आएगा तुम्हारे। हो क्या रहा है जरा आप एनालॉजी समझते हैं। ए एक्स था, क्या हो गया 2 पाई बाई ए एक्स कैप, ये क्या हो गया 2 पाई बाई ए वाई कैप, और ये क्या हो गया 2 पाई बाई ए जेड कैप। मतलब ए किस में चेंज हो गया 2 पाई बाई ए में। यहां तक समझ आया। सिमिलरली ये क्या था a बाई 2, ये किस में चेंज, क्योंकि एक्स वाई जेड कैप। अब यहां एक बहुत अच्छी चीज आती है कि अगर आप बीसीसी का रेसिप्रोकल करोगे, आप करके देखो, बीसीसी का रेसिप्रोकल करना बहुत इजी है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एक ये फॉर्मूला ही तो लगाना है बस। अपने पास बीसीसी के प्रिमिटिव वेक्टर्स तो मैंने निकालने आपको बता दिए, वो वेक्टर्स यहां रख के क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते क्या, हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो वो करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि ये आपके जो बीसीसी के लैटिस वेक्टर्स थे अब वो एफसीसी में चेंज हो गए हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का रेसिप्रोकल लैटिस क्या मिलता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया है, आप ये सोचो डायरेक्ट पूछ लिया गया है, समझ रहे हो। और सिमिलरली एफसीसी के जब आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो डायरेक्ट लैटिस सिंपल क्यूबिक का सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड का एफसीसी, एफसीसी का बीसीसी। ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है अपना, यहां वॉल्यूम कितना था ए क्यूब, वहां कितना हो गया 2 पाई बाई ए क्यूब। जो डिस्टेंस था वो, क्योंकि आपने क्या बताया था, अगर आपने स्टेटमेंट बताया था कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होते हैं, आपके प्लेन पे परपेंडिकुलर, और उनका डिस्टेंस क्या होता है, जो प्लेनर डिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल। तो यहां पे आपको जो वॉल्यूम मिलता है वो डिस्टेंस के रेसिप्रोकल में मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इस प्लेन का वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2 पाई बाई ए का क्यूब, है ना। सिंपल क्यूबिक से अगर आप एफसीसी का निकालोगे, रेसिप्रोकल लैटिस में जो एफसीसी है तो उसका आएगा ट्वाइस, और इसका आएगा 4 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाई ए क्यूब। ये रिलेशन आपसे डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये रिलेशन आपसे डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं, तो इसका आराम से आप समझ गए हो पूरी एनालॉजी क्या है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़े क्या, जल्दी से इसको खत्म करें क्या। एक लास्ट चीज रह गई जो पूछी जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट चीज, उसके बाद आपका रेसिप्रोकल लैटिस और ब्रैग्स लॉ खत्म हो चुका है। पहला मेन पार्ट क्या था, वो डीएचकेएल की वैल्यू, उसके बाद ब्रैग्स लॉ 2 डीएचकेएल साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, उसके बाद ये रिलेशन रेसिप्रोकल लैटिस, इन्हीं 3 की पूछी जाती है मोस्ट प्रोबेबली। अगर किसी और की पूछी जाती है तो अपने पास फॉर्मूला तो है ही हमेशा के लिए, ये फॉर्मूला तो हम जिंदगी भर लगा ही सकते हैं, यस और नो। ठीक है, चलो टाइप ऑफ क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, या तो आपसे पूछ लेगा ब्रैग्स लॉ के ऊपर, या फिर क्या पूछ लेगा ब्रैग्स लॉ में डीएचकेएल की वैल्यू बता दो, या फिर थीटा की वैल्यू बता दो, लैम्डा की वैल्यू बता दो, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। या फिर आपसे कन्वर्जन करा लेगा किसमें, रेसिप्रोकल लैटिस में। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, इसके अलावा और कुछ आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। गॉट इट। लास्ट चीज जो पूछी गई है ब्रैग्स लॉ फॉर रेसिप्रोकल लैटिस, ये थोड़ा सा हम 2 मिनट देना मुझे, 2 मिनट में समझाता हूं आपको। क्या कह रहा है कि आपने एक रेसिप्रोकल लैटिस बना दिया, ठीक है, ये जो लैटिस आपने बनाया, अगर आप बोल रहे हो सिंपल क्यूबिक का बनेगा तो ये आपने बना दिया। ठीक है, जब आप रेसिप्रोकल स्पेस में जाते हो तो लैम्डा चेंज हो जाता है के में, और डिस्टेंस चेंज हो जाते हैं जी में। जी क्या है, जी है आपका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। इसको हम कैसे लिखते हैं, जी को हम लिखते हैं एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जी इक्वल्स टू क्या होता है, एच ए स्टार के बी स्टार एल सी स्टार। ठीक है, तो अब लैम्डा चेंज होता है के में और डी चेंज होता है जी में। इतना अपने को समझ आ गया। कौशिक सर एक्सरे पीक क्या है, प्लीज एक्सप्लेन कर दो, एंड विच प्लेन इट इज मैक्सिमम। देखो एक्सरे पीक डिपेंड किस पे करती है, आपके कौन से प्लेन पर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है,
उसी चीज पे डिपेंड करती है कि आपकी एक्सरे पीक कितनी ज्यादा होगी। अब उसकी पोजीशन किस पे डिपेंड करती है, वो करती है आपके स्ट्रक्चर पे कि कौन से स्ट्रक्चर में कौन सी पीक अलाउड है। ये हम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको डिटेल में मैं पूरा एक्सरे में कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती, फुल डिटेल में करूंगा। आप अगले लेक्चर में आना जरूर, ठीक है। ओके चलो, तो ये होता है अपना क्या, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ब्रैग्स लॉ क्या बोलता है, अगर आपने एक के, पहले हम लैम्डा करवा रहे थे ना बम्बार्ड, अब हम क्या कराएंगे के। तो अगर आपने के वेक्टर यहां गया आपके लैटिस में, जो डेविएट होके यहां चला गया के, ये क्या बन गया के बार, डेविएट हो गए। स्टार्टिंग से क्या आ रहा था के, ये वैल्यू भी के, ये क्या हो गया के बार। इन दोनों को हमने बुलाया किससे, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी से। तो इनके बीच में एक रिलेशन है जो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वो रिलेशन मैं आपको लिख रहा हूं और अगली क्लास में हम उस रिलेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। वो रिलेशन क्या है कि ट्वाइस के जी प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये इसको बोलते हैं हम ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। ये दोनों फंक्शंस हैं, इन दोनों को बोलते हैं ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। अगली क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी डाउट हो पूरी क्लास से कमेंट कर देना, मैं अगली क्लास में उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके चलो, दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर एंड एज आई से लव फिजिक्स।